पीरियड ऑफ एफ एक्स जल्दी से। एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू एफ ऑफ प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 7 इक्वल टू 5। याद है इसका पीरियड आपने डायरेक्ट लिखना सीखा है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ 7 माइनस 3 दैट इज 8। याद आया कि नहीं भाई? यस सर। वही रिलेशन था। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर देता कि एफ ऑफ 2x प्लस 3 प्लस एफ ऑफ 2x प्लस 7 इक्वल टू 5, अब पीरियड क्या होता? बोलो। अब आप तुरंत आंसर के शॉर्टकट में क्या लगाते हैं भाई? अभी भी जो पीरियोडिक वैल्यू आती वो आती 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 3 बट 8 आती। बट आप x की जगह अब क्या यूज कर रहे हैं? 2x। और आपने पढ़ा है जब हम fx का पीरियड t कहते हैं तो f ऑफ ax का पीरियड क्या हो जाता है? t बाई ठीक मॉड है। है। तो इसका मतलब इसका पीरियड 8 नहीं क्या होगा? 4। मेरी बात समझ गए कि नहीं सब लोग? क्या ये डिफरेंस समझ पाए? समझ गए कि नहीं भाई? याद है आपको प्रोसेस आपने पढ़ा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर हम किसी तरीके से ये निकाल लें कि एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है, तो टी उसका क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। अगर हम ऐसा कोई रिलेशन सर्च कर लेते हैं तो अब इसी में ऐसा ही रिलेशन हमें सर्च करना है, तो हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे? एक्स प्लस 2 से। कर दो जरा रिप्लेस, क्या आएगा बताओ? एफ ऑफ एक्स प्लस 6 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 4, दिख रहा है कि नहीं? प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ये 0 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन भाई, एक इक्वेशन ये थी हमारे पास, एक इक्वेशन ये थी, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो जरा, सब्ट्रैक्ट। तो एफ ऑफ कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? सब्ट्रैक्ट करें या ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को? ऐड कर दो, सॉरी। दोनों इक्वेशन क्या करो, ऐड कर दो। सही है ना? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 से एफ ऑफ एक्स प्लस 4 कैंसिल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 से एफ ऑफ एक्स प्लस 2 कैंसिल होगा। दिख रहा है कि नहीं? और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब? 0 के। आया कि नहीं? अब जैसे ये रिलेशन आया तुरंत हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि नहीं? तुरंत हमने टी की वैल्यू क्या लिखी, बोलो? बोलो भाई, 2 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 0, आंसर 12 आ गया कि नहीं पीरियड का? ये समझ में आया कि नहीं, कैसे लिख दिया बताओ? वही एफ ऑफ यस एक्स सर। प्लस ए यस सर, आया प्लस सर। एफ, हाँ वही एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले से 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी करके लिख दिया, तो आंसर सीधा 12 आ गया। तो इसका पीरियड कितना आ रहा है बेटा? 12। तो कई बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनसे क्वेश्चंस को हम अपने लिंक कर लेंगे, लिंक करने के बाद सीधा आंसर लिख। भाई सिंपल सी बात थी। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तुरंत आपको मिलेगा 2009 एक्स की पावर 2008 प्लस 2009, जो कि पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। और जैसे इंक्रीजिंग होगा तो तुरंत आप कह देंगे कि ये 1 1 हो गया। बोलिए भाई। अच्छा, चूंकि इसकी रेंज आप निकालेंगे, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है भाई, तो रेंज हमेशा इसकी आर आएगी, जो कि किसके बराबर आ गई? कोडोमेन के। तो इसका मतलब तुरंत आप क्या कह देंगे, ऑन टू है, यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्वेश्चन हो गया खत्म। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? चलिए। यस। अब यस सर। अब हमें बात करनी थी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल रिलेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल रिलेशन। सही है। मतलब फंक्शनल रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें एफ एक्स फंक्शन आपको दिया होता है और उस एफ एक्स फंक्शन को यूज करते हुए आपको किसी रिजल्ट को प्रूव करना या उसको सिंप्लीफाई करना, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे ये क्वेश्चन, जैसे आपसे कहा गया एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, सपोज ए बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं। तो फाइंड एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालो। या एक ये क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं हम लोग
कि r इक्वल टू 1 से लेके 25, ठीक है, f ऑफ 1 बाई r, f ऑफ 1 बाई r। सही है ना? या 1 बाई r से बेटर है r माइनस 1 बाई r। r की वैल्यू पहले स्टेप में 1 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से रखेंगे, या ये छोड़ो, इसको ऐसे पूछ लेता हूँ मैं, f ऑफ 1 बाई 10 प्लस f ऑफ 2 बाई 10 प्लस f ऑफ 3 बाई 10 से लेके f ऑफ 9 बाई 10 तक। चलो ये सही लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन आया, तो पहला सेगमेंट तो ऐसा ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का रिलेशन निकाल लेंगे और उस रिलेशन को यूज करते हुए इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, सबसे पहले एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को रिलेट कर दो। क्या रिलेट बताओ? एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट है, और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया ए की पावर 1 माइनस एक्स ए की पावर 1 माइनस एक्स प्लस रूट है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट है, यहाँ पे आएगा ए अपॉन ए प्लस रूट ए की पावर एक्स। ठीक है ना? तो यहाँ से आएगा ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए, यहाँ पे रूट ए कॉमन करके हटाएंगे तो रूट ए अपॉन रूट ए प्लस ए की पावर एक्स। तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस रूट ए अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। तो ये वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब हमने क्या देखा कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। नहीं समझ में आया? बोलिए। अच्छा, अब इसी का सेकंड पार्ट क्या था, एफ ऑफ 1 बाई 10 एफ ऑफ 2 बाई 10 से लेके एफ ऑफ 9 बाई 10 चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एफ ऑफ 9 बाई 10 दिख रहा है कि नहीं सबको? ये एफ एक्स है और ये क्या है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें एफ ऑफ 8 बाई 10, तो ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। दिख रहा है कि नहीं सबको भाई? और ऐसे ही इसको 1 बाई 10 लिख देते हैं। तो अगर हम इसको एस कह दें, इसको एस कह दें और दोनों को रेसिप्रोकल करके ऐड कर दें, तो 2s की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, बोलो कितनी मिल रही है भाई? टोटल कितने टर्म्स हैं हमारे सामने लिखे हुए, 9। तो 2x की वैल्यू हमें 9 मिल रही है, क्योंकि हर बार हर सम 1 होता जा रहा है। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9/2। क्या लॉजिक समझ में आया दोनों क्वेश्चंस का, बताइए। तो कई बार क्या होता है, एफ एक्स की वैल्यू रख के हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, उसके हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया ना, सीधा एफ एक्स फंक्शन आप रख देंगे, तो एफ एक्स चाहिए इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले जरा एफ एक्स को रखो, तो एफ एक्स क्या हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एफ एक्स स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या सही लिख रहा हूँ मैं, चेक कर लेना। अच्छा, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ट्वाइस। तो आंसर 1/2 आ रहा है। बोलिए भाई। यस सर।
इसका एग्जैक्ट आंसर Yes, क्या है? sir. 1/2। इस 1/2. रिलेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी और वो कितनी आएगी? 1/2। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एफ एक्स फंक्शन आपको दिया रहेगा और किसी रिलेशन की वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करके निकालनी रहेगी, तो उसमें आप एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे। कई बार जो सिंप्लीफाई करके उस एफ एक्स रिलेशन की वैल्यू आएगी, उसको आप आगे रिलेशंस में यूज करके भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछ पूछ सकता है। तो वो दोनों टाइप की सिचुएशन आप उसी हिसाब से डील कर लेंगे। ठीक। अच्छा, इसी में दूसरा सेगमेंट आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपसे ये कहा गया कि 3f(x) प्लस 5f(1/x) इक्वल टू 2x, ये एक रिलेशन दिया गया और आपसे पूछा गया फाइंड f(x). सही है, मतलब f(x) और f(1/x) का एक रिलेशन आपको दे दिया गया है और उससे आपको f(x) की वैल्यू निकालनी है। सही है ना, मतलब ये फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो f(x) क्या होगा आपको ये बताना है। क्लियर है? तो इस टाइप के रिलेशन में हम क्या करते हैं कि f(1/x) को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि भाई 3f(x) प्लस 5f(1/x) जो है वो 2x के बराबर है। तो जैसे हम x को 1/x से रिप्लेस करें, तो यहाँ से आएगा 3f(1/x) प्लस 5f(x), ये बराबर आ जाएगा 2/x के। अब हमें एलिमिनेट किसको करना है? f(1/x) को। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हम सिंपल काम क्या करेंगे कि पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 3 का और दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 5 का, और दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई पहली इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करें, दूसरी इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो f(1/x) वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अरे हाँ बोलो। ये आ जाएगा 9 माइनस 25 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 10/x। यहाँ से हम एफ एक्स फंक्शन निकाल देंगे। समझ में आ रहा होगा सबको? तो 10/x माइनस 6x और होल डिवाइडेड बाई 16 आ जाता है शायद ना। इसी को Yes. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज 5/x माइनस 3x और होल डिवाइडेड बाई 1/8 आ रहा है क्या? ये एफ एक्स फंक्शन निकल आया। तरीका समझ में आया कि नहीं भाई बोलो? Yes. तो कई बार आप एफ एक्स फंक्शन Yes, sir. कई बार आप एफ एक्स फंक्शन ऐसे रिलेशन को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए। तो एक तो ये सेगमेंट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आप एफ एक्स रिलेशन को यूज करने के लिए रिजल्ट यूज कर सकते हैं। जैसे एक आपको आप कुछ फंक्शन रिलेशन फिक्स रिजल्ट देते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन and satisfy f of x plus f of 1/x equal to fx into f of 1/x, then fx की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n हो सकती है। बस, अगर कोई भी पॉलिनॉमियल आपके सामने लिखी है और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, तो उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन ही हो सकती है। अब प्लस या माइनस और एन डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी होंगी, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये पॉलिनॉमियल का एक रिजल्ट है जो आपको फंक्शनल रिलेशन के टाइम पे दिमाग में रखना है कि अगर एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल दी हुई है और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, तो ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिनॉमियल आप पढ़ सकते हैं, दैट इज 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, और उसके हिसाब से आप उस पॉलिनॉमियल के रिजल्ट निकालेंगे। सही है। चलिए, बाकी तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आइए, है ना। बाकी तो अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही हम चीज़ें डील करेंगे, उनके हिसाब से ही फंक्शनल रिलेशन बाकी यूज़ करना सीखेंगे रिजल्ट के हिसाब से। जैसे भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें हमने देखा कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से, जिस टर्म की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसमें क्या है कि i इक्वल टू 1 से लेके एन एफ ऑफ आई, यानी कि हमें चाहिए f1, हमें चाहिए f2 से लेके हमें fn चाहिए। अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए और इसी को हम 363 के बराबर करके f1 निकाल लेंगे।
अच्छा, ये रिलेशन हमें यूज करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो हम इसमें एफ वन हमें पता है, तो तुरंत हम वाई को वन रख देते हैं। तो यानी कि हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू मिल गई, दैट इज एफ एक्स, ठीक है ना, इंटू एफ वन। अच्छा, एफ वन हमें दिया हुआ है 3, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन जो है वो 3 एफ एक्स के बराबर आ गया। एफ ऑफ एक्स प्लस वन किसके बराबर आ गया? 3 एफ एक्स के। अब जैसे ही आप एक्स की वैल्यू वेरी कराना स्टार्ट करो, एक्स की वैल्यू वन रखो, क्योंकि हमें तो सारे नेचुरल नंबर चाहिए वन वन के गैप पे। तो यहाँ से तुरंत हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ, जैसे वन रखोगे तो एफ ऑफ टू मिल जाएगा ना। तो क्या हम एफ ऑफ टू की वैल्यू 3 F1 लिख सकते हैं, मतलब 3 स्क्वायर। जैसे हम एक्स की वैल्यू को 2 रखेंगे तो हमें एफ थ्री मिल जाएगा, तो एफ थ्री की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 3 F2, मतलब 3 क्यूब एंड सो ऑन। एक तो ये तरीका हो गया देखने का। या इसी चीज को हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स की वैल्यू 3 आ जा रही है। दिखा क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स की वैल्यू 3 आ जा रही है। और अगर हम एक्स को एक नेचुरल नंबर ट्रीट कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि एफ वन एफ टू से लेके एफ एन, या और आसानी तक जाओ तो एफ एन प्लस या एफ एन, ये सारे नंबर जीपी में आ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये तो दो कंजिक्यूटिव का कॉमन रेशियो आ गया ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एन। अरे बोलो भाई, तो ये सारे नंबर जीपी में आ रहे हैं। अगर ये सारे नंबर जीपी में आ रहे हैं तो भी तो हम इसका सम यूज कर सकते हैं, कि हम कह दें एफ वन एफ टू से लेके एफ एन का सम हमारे सामने क्या आ जाएगा? 3 + 3 स्क्वायर से लेके 3 की पावर n। इसी सम को हम 3 की पावर n-1 बाई 3 - 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। बोलो भाई, तो इसी सम को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 3 की पावर n-1। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो बस यही सब हम यहाँ यूज कर लेंगे। अच्छा, अगर हम ऐसे जा रहे होते तो भी वही बात आ रही थी कि नहीं? एफ वन की वैल्यू कितनी आ रही थी? 3, एफ टू 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन। तो या तो हम एनालिसिस ऐसे देख लें, या फिर कई बार हमें ऐसे भी चीजें दिख जाएंगी। तो जैसे आपको सिचुएशनली चीजें नजर आएंगी उसके हिसाब से आप वो आउटपुट निकाल दोगे। या तो आप एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कई बार उसका रिलेशन आप यूज करोगे। या फिर कई बार क्या होगा कि आप उसमें कोई एक पैटर्न या सीरीज ऑब्जर्व कर लोगे। अल्टीमेटली आपने इसका सम निकाल लिया, तो इसका सम क्या आ गया? 3/2 3 की पावर n-1, और ये सम क्या हो गया? 363। रेस्ट तो आपने कैलकुलेशन करना है। 3 की पावर n-1 को आप क्या कह सकते हैं? 1 2 1 2 4 2। तो यहाँ से 3 की पावर n क्या आ जाएगा? 243। 243 को क्या हम 3 की पावर 5 बोल सकते हैं? बोलो, यस सर। n की वैल्यू 5 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। दिखा कि नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं? तो कई बार फंक्शनल रिलेशन में इस टाइप के रिलेशन भी आ जाते हैं, जिसमें आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वन का रिलेशन निकालोगे, और फिर उन नेचुरल नंबर्स को सीरीज में यूज करके अपना कोई पैटर्न लगाओगे। क्लियर हुआ? तो सेम आप क्या करोगे, जो ये आपको रिलेशन दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, यही वाले रिलेशन में आप y को वन रख दोगे, क्योंकि आपको एफ वन पता है। तो यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वन का रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज एफ एक्स प्लस टू। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब आप x की वैल्यू वन रखो, तो f2 की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज f1 + 2, यानी कि 2 × 2। सही है ना भाई? यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 रख दो, तो आपको f3 की वैल्यू मिल गई, दैट इज f2 + 2, अगेन 6। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ पे आप 3 रख दो, तो आपको f4 की वैल्यू ऐसे ही मिल गई, दैट इज f3 + 2। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए। तो ये क्या हो गया? 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। या तो ये ऑब्जर्वेशन था, या ऐसे ऑब्जर्व कर लेते कि एफ ऑफ एक्स, या आप ऐसे ऑब्जर्व कर लेते कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन जो आपने निकाला है उसमें अगर हम एफ एक्स माइनस करें तो वो 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि एफ वन एफ टू से लेके जो एफ ऑफ n-1 है वो सारे नंबर्स किस में आ रहे हैं? एपी में। तो चॉइस आपकी है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस आ गया ना भाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वन आगे का एक टर्म हुआ, क्योंकि एन जो भी यूज कर रहे हैं के वो एक नेचुरल नंबर है। नहीं समझे? तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स टू आ रहा है तो ये सारे नंबर जो आप लिख रहे हैं ये सारे नंबर किस में आ रहे हैं?
ए बी में आ जा रहा है, क्योंकि ये उसका कॉमन डिफरेंस आ जा रहा है 2। दोनों ऑब्जर्वेशन है, अब दोनों ऑब्जर्वेशन यूज करके आप जीएन सीधा सिंप्लीफाई कर दो। जीएन क्या दिया हुआ है, के इक्वल टू 1 से लेके एन माइनस वन एफ ऑफ के। जैसे इसमें आप वैल्यू रखोगे F1 F2 से लेके एफ ऑफ एन माइनस वन तक की, तो सीधा एन माइनस वन टर्म्स का ही सम आ जाएगा। बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये क्या आ जाता है, एन माइनस वन इंटू एन और होल डिवाइडेड बाई टू, और यही सम आपको क्या दिया हुआ है, 20। तो एन की वैल्यू आप तुरंत क्या निकाल लेते हैं, 5। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? देखिए सिंपल सा थॉट था इसमें। भाई हमें एफ एक्स फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया और ए प्लस बी प्लस सी 3 दिया हुआ है। जैसे हमने ए प्लस बी प्लस सी 3 देखा, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू जो है वो ए प्लस बी प्लस सी होगी, यानी एफ ऑफ वन हमें 3 दिया हुआ है। अब हम इसका यूज जहाँ भी जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। अच्छा, अगर हम इस रिलेशन को ध्यान से देखें, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। हम इस रिलेशन में x और y सबको जीरो रख देते हैं। जैसे हम x और y सबको जीरो रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ जीरो। क्या, तो इसका मतलब यहाँ से सर्टेनली f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। जैसे f ऑफ जीरो हम जीरो रखेंगे तो तुरंत हमें c की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई कि c की वैल्यू जीरो है। अब हमें a और b और निकालना है। बोलिए भाई, तो हम क्या करते हैं, x को वन और y को भी वन ही रख देते हैं। तो x और y दोनों को वन रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ टू, यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ कितना, वन, यानी 2 टाइम्स ऑफ एफ वन, और ये आ जाएगा वन। एफ ऑफ टू का मतलब हो गया 4a प्लस टू बी प्लस सी, और एफ ऑफ टू का मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ एफ वन, तो हमने निकाल ही रखा है, कितना दिया हुआ है 3। बोलो भाई, और ये आ गया वन। तो यानी कि यहाँ से 4a प्लस टू बी की वैल्यू कितनी आ गई, सी तो हमें जीरो दिया ही हुआ है 7, और हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी हम निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई सबको? बोलिए। अल्टीमेटली हमारा एम क्या था, एक्स और वाई की वैल्यू रख के हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ से ए और बी हम निकाल लेंगे। बोलो भाई, तो 4a प्लस टू बी जो है वो 7 आ जाएगा, और यहाँ से 2a प्लस टू बी की वैल्यू 6 रख देंगे। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी कि नहीं। a को अगर हम 1/2 रख दें यहाँ पर, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5/2। अब a और b मिल गया, जैसे a b c सब मिल गया, तो एफ एक्स हमें फंक्शन क्या मिलेगा, 5। वो आएगा शायद एक्स स्क्वायर प्लस 5x/2। सही है ना? तो जो एफ एन की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी एन स्क्वायर प्लस 5n/2, क्योंकि b की वैल्यू 5/2 है ना। तब जब आप सम निकालेंगे n इक्वल टू 1 से लेके 10 एन स्क्वायर प्लस 5n/2 का, तो वो सम निकल के आता है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तब 10 इंटू 11 इंटू 21/6 प्लस 5 इंटू 10 इंटू 11/2 और होल डिवाइडेड बाई 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 5 और 7, तो 55 इंटू 7 ये आ जाएगा, और 2 5 50, सॉरी 25 इंटू 11 ये आ जाएगा, या 55 इंटू 5 इसको कह दो, 55 इंटू 5 ये आ जाएगा, और फिर ये पूरा 1/2 हो जाएगा। तो ये 12 6, यानी 55 इंटू 6 आ जाएगा। तो आंसर शायद 330 आता है इसका। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे, द साइमल्टेनियसली चूज एन ए एंड बी। इसको कैसे करते हैं, एफ ऑफ सर एफ बी एक्स कितना एक्स, था? है ना, बी बता रहे हैं 3। सर हाँ भाई, तो इसमें दो अप्रोच हैं। जब भी आपको कभी ऐसा दिया हो कि एफ ऑफ एफ एक्स एक्स है, तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये पढ़ा है ना आपने? भाई अगर एफ ऑफ एफ एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, अगर आप एफ एक्स फंक्शन को ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स कहते हैं, तो आप एफ इनवर्स एक्स निकाल लीजिए। एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए आपने पढ़ा है कि ये फंक्शन 1 1 और 1 2 तो है ही।
तो इसको आप तुरंत क्या करेंगे, y मान लेंगे। तो ए वाई प्लस वाई एक्स इज इक्व टू ए माइनस वाई। यहाँ से आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए, सॉरी ए माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y अगर आप निकालना चाहते हैं तो ए वाई माइनस ए इज इक्व टू एक्स कॉमन करेंगे तो -1 - y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताना मुझे। x की वैल्यू सिंप्लीफाई ए करोगे माइनस ए वाई। ए माइनस ए वाई अपॉन 1 + y आ रही है क्या, चेक करिए जरा। यस सर। हम्म तो इसका मतलब जो एफ इनवर्स एक्स फंक्शन आएगा वो आएगा ए 1 - x अपॉन 1 + x। क्या यही आ रहा है, चेक करो। और जो एफ एक्स फंक्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है, ए माइनस ए एक्स, सॉरी ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब ए की वैल्यू सर्टेनली क्या होगी, 1। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब ए हमें 1 मिल गया, अगर ये रिलेशन वैलिड है। तो अगर ए 1 मिल गया तो एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, 1 - x अपॉन 1 + x। और हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ माइनस हाफ चाहिए। तो 1 + ½ अपॉन 1 - ½ कर देंगे तो आंसर हमें 3 मिल जाएगा। सही है। ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच है। ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच है, जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। अच्छा, दूसरा इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई मान लो, ये तो अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि अगर एफ ऑफ एफ एक्स एक्स है तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स निकाल के कंपेयर कर दो, दोनों बराबर फंक्शन होने चाहिए और दोनों बराबर तभी हो पाएंगे जब ए क्या होगा, 1। या फिर आप एफ ऑफ एफ एक्स ही निकाल लो। अब एफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, आप ऐसे भी जा सकते हो। सही है ना। तो जब सिंप्लीफाई करोगे, बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन एडजस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स और होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स, नहीं। और फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए कॉमन करोगे तो a+1 × x करोगे, फिर ए स्क्वायर प्लस ए करोगे और फिर यहाँ पे करोगे तो प्लस a-1 × x करोगे। तो ऑब्वियसली ये x के बराबर होना चाहिए। तो ये x के बराबर कब होगा, जब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जैसे a को 1 रखोगे, बोलो भाई, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2। ये वैल्यू क्या होगी, 2। तो ये 2 से ये वाला 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो वहाँ पे a1 आ जाएगा। जैसे a1 आ जाएगा, बाकी रेस्ट कैलकुलेशन तो वही सेम उसी तरीके से आप कर देंगे। हाँ या ना। तो एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो कई बार आप फंक्शनल रिलेशन में ऐसे क्वेश्चंस भी यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई, ये वाला क्वेश्चन बोलो। चलिए अब जरा इसका आंसर बताइए। Yes. इफ 3f(x + 5f(1/x) इक्वल टू 1/x - 3, फाइंड एफ एक्स। अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया है। रिप्लेस करना, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है ना। कर लेंगे कि नहीं भाई। यस सर। बताइए क्या आ रहा है एफ एक्स। भाई सिंपल सी बात थी, इसमें क्या करना था, 3f(x + 5f(1/x) इक्वल टू 1/x - 3 था। जैसे आप x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो 3f(1/x + 5f(x) इज इक्वल टू x - 3 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व करना है तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 3 से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5 से, और दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से शायद -16f(x) आ जाता है और यहाँ से आ जाएगा 3/x - 9 -5x + 15। देख लीजिएगा आराम से। तो यहाँ से एफ एक्स फंक्शन क्या निकल के आता है, 5x - 3/x 5x - 3/x -8 और होल डिवाइडेड बाई 16। ये आता है शायद एफ एक्स। यही आ रहा है क्या, चेक करो। बोलिए भाई, क्या यही आ रहा है आंसर में। 9 6, हाँ 8 की जगह 6 होगा, ठीक। कैलकुलेशन सही कर लो। अब सही है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ अभी ठीक है। 8 की जगह क्या होगा,
6 होगा, तो आंसर आएगा 1/16, 3/x 5x माइनस 3/x माइनस 6 इज दिस फंक्शन। अब हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे बेस हो जाएं कि आपसे पहले एफ एक्स निकलवा ले और फिर एफ एक्स से रिलेटेड कुछ पूछ ले, बट इससे ज़्यादा वेरिएशन एफ एक्स में नहीं होगा। ऐसे वन वन और ऑन टू फंक्शन निकलते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कोई एक फंक्शन रिलेशन सेट ए से सेट बी के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए में ए एलिमेंट है और सेट जो बी है उसमें बी एलिमेंट है। सही है ना? तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? वन वन फंक्शन का मतलब होता है एक एक्स के लिए एक वाई। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक एक्स के लिए एक वाई। सही है ना? तो पहले तो अगर हम हमसे कोई पूछे कि टोटल कितने फंक्शन बनेंगे, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, तो टोटल फंक्शन हम क्या करेंगे भाई? टोटल फंक्शन का मतलब ए के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाए, तो ए के सारे एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट हो जाए तो फंक्शन बन जाएगा। अब ए में टोटल कितने एलिमेंट है? ए, तो हर एक एलिमेंट के पास अटैच होने के लिए बी में कितने ऑप्शन है? बी। तो टोटल फंक्शन हमारे पास कितने हो गए? बी इंटू बी से लेके कितने टाइम्स? ए टाइम्स, यानी कि बी की पावर ए। ये ध्यान रखिएगा, टोटल फंक्शन हमारे पास कितने आ गए? बी की पावर ए, क्योंकि बी हर एक एलिमेंट के पास बी ऑप्शन है अटैच होने के लिए, फंक्शनल रिलेशन में अटैच होने के लिए। तो टोटल आंसर कितना हो गया? बी की पावर ए। अच्छा, अगर हम वन वन फंक्शन की बात करें तो वन वन फंक्शन के लिए सबसे पहली चीज तो एक एक्स के लिए एक वाई होने के लिए यहाँ पर जो एलिमेंट बी हैं वो एलिमेंट ए से ज्यादा होने चाहिए या उसके बराबर होने चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा या उसके बराबर नहीं हुए तो पहली बात तो अगर बी की वैल्यू कम हो गई, जैसे यहाँ पे मान लो 4 एलिमेंट आ गए और यहाँ पे 3 ही एलिमेंट आए, तो फंक्शन जब हम बनाएंगे तो एक के लिए एक एलिमेंट आएगा ही नहीं, कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो रिपीट कर रहा होगा, तो आप कभी वन वन फंक्शन नहीं बना सकते। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वन वन फंक्शन बनाने के लिए अगर यहाँ पे ए सेट में 4 एलिमेंट हैं तो बी सेट में भी 4 ही एलिमेंट होने चाहिए, कम से कम। 4 से ज्यादा कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम 4 एलिमेंट तो चाहिए ना, तभी आप वन वन मैपिंग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो पहली चीज तो ये श्योर शॉर्ट हो गई कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 हो जाएंगे अगर अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो गई तो। सही है? अब अगर ए की वैल्यू बी के से छोटी या उसके बराबर है, बी से लेस है या उसके बराबर है, तो आप फंक्शंस बना पाएंगे। सही है ना? अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो गई तब तो आप कभी भी नंबर ऑफ फंक्शंस बना ही नहीं पाएंगे वन वन। सही है ना? तो वन वन फंक्शन पॉसिबल ही नहीं आपके लिए। तो अगर ये पॉसिबल है तो क्या होगा? वन वन फंक्शन मतलब एक के लिए एक मैपिंग, जो एक बार मैपिंग में यूज हो गया वो दोबारा काउंट नहीं होगा। तो जैसे सपोज हमने कहा इधर 4 एलिमेंट है, ठीक है ना, और इधर भी 4 एलिमेंट है, तो जैसे एक इसमें इसको अटैच कर लिया तो अब इन तीन के पास 3 ही ऑप्शन बचे ना भाई, पहले के पास 4 ऑप्शन थे, अगले के पास 3 ऑप्शन बचे। मान लो ये इससे अटैच हो गया तो अगले के पास सिर्फ कितने ऑप्शन बचे? 2। ये इससे अटैच हो गया तो अगले के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, तो यानी कि 4 एलिमेंट से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ। तो अगर आपके पास ए एलिमेंट है तो ऑप्शंस क्या हुए? पहले के पास भाई पहले एक पहला एलिमेंट आपने उठाया उसके पास ऑप्शन कितने हुए? बी। दूसरे के पास ऑप्शन B-1, अगले के पास ऑप्शन B-2। ऐसे करते करते जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके पास ऑप्शन बचेंगे B-A। उसके पास ऑप्शन कितने बचेंगे भाई? B-A+1 ऑप्शन बचेंगे। हाँ या ना? यानी कि अगर हम ऊपर नीचे B-A फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये बचेगा B फैक्टोरियल बाई B-A फैक्टोरियल। सही है? या इसी को हम कह सकते हैं BPA फैक्टोरियल, BPA, दैट इज B फैक्टोरियल बाई B-A फैक्टोरियल। ये इसको समझने का तरीका हुआ। या दूसरा तरीका ऐसे समझो कि भाई हमारे पास यहाँ 4 एलिमेंट थे तो हमें यहाँ पे वन वन फंक्शन बनाने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर टोटल अगर हमारे पास B एलिमेंट है, सही है, तो बी में से कोई भी 4 एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लें यहाँ पे और उनको अटैच करा दें। यही तो है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास बी एलिमेंट है तो बी में से हम कोई भी ए एलिमेंट सेलेक्ट कर लें और उनको हम क्या करें? अरेंज कर लें। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये याद रखना ज्यादा आसान पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? BCA फैक्टोरियल। समझ में आया? तो ये हो गया नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की थ्योरी, कि कैसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आप काउंट करेंगे। तो अब आप जैसे आपके पास एलिमेंट आएंगे उसके हिसाब से आप तुरंत नंबर ऑफ वन वन फंक्शन काउंट करके लिख देंगे। अच्छा,
टोटल में से अगर आप वन वन फंक्शन माइनस कर देंगे तो बचे हुए सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, मैनी वन। यानी अगर आपको नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं, टोटल में से माइनस कर देते हैं क्या, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, तो आपको टोटल क्या मिल जाएंगे, मैनी वन फंक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की। सही है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट दिए देता हूँ। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हम स्टार्ट करते हैं आर इक्वल टू वन से लेके आर इक्वल टू वन से लेके बी तक, माई बी सी आर, ठीक है, बी माइनस आर की पावर ए और साथ में माइनस वन की पावर आर। ये रिजल्ट याद रखिएगा, एक बार रिजल्ट मैं फिर से लिख देता हूँ, माइनस वन की पावर आर बी सी आर बी माइनस आर की पावर ए। ये होते हैं नंबर ऑफ वन टू फंक्शंस। जैसे आपको जो भी ए बी दिया हो, ए के एलिमेंट पता हो, बी के एलिमेंट पता हो, तो नंबर ऑफ वन टू फंक्शंस आप डायरेक्ट ऐसे रिलेशन से निकाल सकते हैं। क्लियर है। जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी सेट में एलिमेंट है 1 और 2। तो नंबर ऑफ फंक्शंस पहला सवाल, दूसरा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन दूसरा सवाल, तीसरा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो पहला सवाल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हुए, तो भाई हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, तो 2 to the power 4 दैट इज 16। वन वन, भाई ऑब्वियसली बी सेट की वैल्यू ए सेट की वैल्यू से कम है, तो ऑन टू फंक्शन हो गए जीरो, वन वन फंक्शन हो गए जीरो। अब हम ऑन टू फंक्शंस की बात करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में ए 4 है और बी कितना दिया हुआ है 2, तो आर की वैल्यू वन से लेके जीरो से लेके 2 तक जाएगी, माइनस वन की पावर आर, 2 सी आर बी, बी मतलब 2, 2 माइनस आर की पावर ए। अब आर की वैल्यू वेरी करा दो, तो पहला जीरो रख दो, तो 2 सी 0 2 की पावर 4 माइनस 2 सी 1 2 माइनस 1 की पावर 4, और फिर लास्ट वाला 2 सी 0 2 सी 2 एंड 2 माइनस 2 की पावर 4। तो सीधा आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज 14 फंक्शन। तो 14 फंक्शन ऑन टू हो गए, जीरो फंक्शन वन वन हो गए, और 16 फंक्शन जो हो गए वो आपके टोटल, यानी वन वन फंक्शन इसमें बनेंगे ही नहीं। क्या है लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ऑन टू फंक्शन Yes, के लिए ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, किसी भी सिचुएशन में आपके पास कैसे भी एलिमेंट दिए हो आप ऑन टू फंक्शंस निकाल सकते हैं। और एक बार आपने ऑन टू फंक्शंस निकाल दिए और आपसे कोई पूछे कि टोटल इनटू फंक्शंस कितने होंगे, बोलो भाई, टोटल इनटू फंक्शंस कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल फंक्शन में क्या माइनस कर दो बताओ, बोलिए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो जैसे ही आप टोटल में ऑन टू फंक्शन माइनस करेंगे बचे हुए सारे फंक्शन क्या आ जाएंगे, इनटू आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, बोलिए, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, किसी को Yes. कोई Yes, sir. कंफ्यूजन या yes. डाउट आ रहा, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो वो मुझे बताएगा। So R equal to 0 से स्टार्ट करेंगे कि 1 से? सॉरी यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे, सॉरी, आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे। Okay, ओके, sir. चलो और Yes. पूछ, और बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं भाई। अच्छा, ये रिजल्ट कैसे आया ना, इसको मैं अगर आपको लॉजिकली समझना है तो मैं इस एग्जांपल में समझा सकता हूँ। जैसे मान लो इसमें 4 एलिमेंट थे 1 2 3 4, और इसमें दो ही एलिमेंट थे 1 और 2, और आपको ऑन टू मैपिंग करनी थी। तो टोटल फंक्शन आपके पास थे 16, ये टोटल फंक्शन थे। अच्छा, अगर सारे एलिमेंट 1 से अटैच हो जाए तो ये इनटू फंक्शन होगा, हाँ या ना, या सारे एलिमेंट किससे अटैच हो जाए, 2 से, तो भी ये क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा।
यानी ये जो दो फंक्शन होंगे क्या होंगे, इनटू। टोटल में से अगर इनटू माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ऑन टू। तो भी आंसर 16 माइनस 2 14 ही आ जाएगा। ये तरीका होता है। मेरी बात समझे कि नहीं भाई? मतलब हमने क्या किया, यस। टोटल में से इनटू फंक्शन हटा दिए तो ऑन टू आ गया, क्योंकि इनटू प्लस ऑन टू ये मिला के टोटल फंक्शन बन रहा था। तो ये इसको एक्सप्लेन करने का लॉजिक है। बट वही है कि भाई अब जब आपके पास ज़्यादा एलिमेंट आ जाएंगे तो इस एक्सप्लेनेशन को आप कहाँ एक्सप्लेन करते घूमोगे। इसीलिए वो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? इसीलिए वो चीज़ मैंने आपको शॉर्टकट वे में समझा दी थी कि आप ऐसे समझ सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो सीधा आपके पास ये रिजल्ट है। अब सीधा आपके पास दो रिजल्ट हैं, वो दोनों रिजल्ट अपने दिमाग में रखिएगा, तो आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ वन टू फंक्शन। बाकी तो अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन चेंज कर देगा, तो उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी वेरिएशन में आ जाएंगी, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे कंडीशंस कैसे चेंज करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपसे ये कहा गया कि क्वेश्चन है कि एक सेट ए है जिसमें 7 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट है। एक फंक्शन बनाया गया ए से बी के बीच में। ठीक, एक फंक्शन बनाया गया ए से बी के बीच में। अगर मैं आपसे सीधा पूछता नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो आप आराम से आंसर दे देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला यही पूछा गया। दूसरा मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इफ एफ, मतलब एक एलिमेंट लिया गया A1 जो कि ऑलवेज आउटपुट B1 देता है। मतलब जैसे ए सेट के जो एलिमेंट थे ना वो आपको दे दिए गए, A1 A2 से लेके A7 तक, और बी सेट के जो एलिमेंट थे वो भी दे दिए गए, B1 B2 और B3। और आपसे कहा गया कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने, जबकि एफ ऑफ A1 जो है वो हमेशा फिक्स हो गया किसके लिए, B1 के लिए। तो कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, ये दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा गया। बताओ जरा सोच के। फर्स्ट आंसर बोलिए भाई। फर्स्ट आंसर सीधा आपने स्टार्ट किया होगा, आर इक्वल टू 0 से लेके 3 तक, -1 की पावर आर, 3C r, 3 माइनस आर की पावर 7। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई। यस। तो 3C0 3 की पावर 7 माइनस 3C1 2 की पावर 7, सही लिख रहा हूँ ना मैं? प्लस 3C2 1 की पावर 7 और -3C3, ये तो जीरो ही आ गया होगा। इसी को सॉल्व कर देंगे। अच्छा, सेकंड वाले में आपसे कहा गया है कि A1 जो एक एलिमेंट है वो B1 से अटैच हो गया। तो भाई आपने एक एलिमेंट उठाया A1, उसको B1 से अटैच करके खत्म कर दिया। अब जो आपके पास एलिमेंट बचे A2 से A7 तक, उनके पास ऑप्शन बचे हैं क्या क्या, बोलो भाई? B2 और B3। तो जो टोटल फंक्शंस बचेंगे उनके लिए क्या होगा, अब तो ऐसा हो गया ना कि इसमें से 6 एलिमेंट बच गए और इसमें कितने एलिमेंट बच गए, दो। तो 6 और 2 को अटैच करते हुए टोटल ऑन टू फंक्शंस बना दो। नहीं समझे मेरी बात भाई? एफ ऑफ A1 जो एलिमेंट है वो तो B1 से ही अटैच होगा, क्योंकि उसका आउटपुट सिर्फ B1 मिलना चाहिए। बाकी जो बचे हुए हैं A2 से लेके A6, उनका आउटपुट B2 या B3 में कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बट B2 या B3 में कुछ तो होगा, वो B1 ले नहीं सकते, क्योंकि B1 को सिर्फ किससे अटैच करना है, बोलो भाई? ओनली B1 को ओनली किससे अटैच करना है भाई, A1 से। समझ गए कि नहीं भाई ये बात? अब आपके पास कंडीशन में चेंज क्या आया, 0 से लेके कहाँ तक जाना है, 2 तक। -1 की पावर आर, 2CR, 2 माइनस आर की पावर 6। इसी को सॉल्व करके लिख दीजिएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, मैंने क्या बोल दिया? सर अगर यहाँ पे ओनली वाली कंडीशन ना दी जाती, तो फिर वो सिर्फ 7, इतनी तो। तो 3 के 3 ले लेते। नहीं समझे? अगर आपको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता कि एफ ऑफ A1 ओनली B1 से रिलेट कर सकता है, तो इसका मतलब A1 को B1 से रिलेट करना है, ये कहा गया। अगर केवल एग्जैक्ट नहीं कहा जाता तो इसका मतलब B1 जो है वो A1 के अलावा किसी और से भी रिलेट कर सकता है ना, बट A1 को B1 से ही रिलेट करना है।
B1 जो है वो बाकी किसी से और से रिलेट कर सकता है, तो फिर हम वही 3 तक ही ले जाते, बट इसमें 6 एलिमेंट लेते और इसमें 3 एलिमेंट लेते उस केस में, अगर ये ओनली ना लिखा होता तो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। बस ये वेरिएशन था। अब तो कैलकुलेशन आराम से कर लोगे ना? बताइए भाई। सॉरी, आंसर निकाल देंगे दोनों। क्या ये बात समझ में आई भाई? यस सर। क्लियर है? अब वेरिएशन बहुत सारे पूछ सकता है, जैसे इसी पे एक और वेरिएशन दे देता कि देयर आर 3A1, देयर आर 3AI which is related to B1, there are exactly 3AIs which is related to B1। तब क्या करते? तो यहाँ पे से कोई भी 3 एलिमेंट पहले से सेलेक्ट करके बाहर करते, तो उनका अरेंजमेंट अलग से काउंट हो जाता 7C3, हाँ या ना? उनको आप अटैच कर देते, तो अब आपके पास बाकी कितने एलिमेंट बचते? 4। उन 4 एलिमेंट को बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट से अरेंज करके ऑन टू फंक्शन बना देते, तो भी आंसर आ जाता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अगर मैं क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देता, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ देता, इफ देयर आर 3AIs in set A which having image B1 on set B, then find total onto functions। तो अब आंसर क्या होता है बताओ? अब हम क्या करते, 7 में से वो 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर देते, उनको किनारे कर देते, और बाकी सेट ए में कितने एलिमेंट ले लेते बचे हुए? बोलो। अब जो नया सेट ए बना देते, उसमें हम कितने एलिमेंट ले लेते बताओ? 3 हटा देते, 4 ये ले लेते, और सेट बी में कितने एलिमेंट ले लेते? 2, और इनसे टोटल क्या बना देते? ऑन टू फंक्शन। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ ये? बोलो भाई। अब हम सेट ए और बी लेके ऑन टू फंक्शन बना देते, वो 3 एलिमेंट अलग कर देते जिनके लिए सेट बी में सिर्फ एक इमेज थी, क्या? B1। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? मेरी बात समझ गए ना ये वाला क्वेश्चन? तो वो वेरिएशंस है, वो आपसे कई तरीके से कई वेरिएशन बना के पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अल्टीमेटली यही 2 रिजल्ट आपको ध्यान रखने, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब जैसी जहाँ सिचुएशन की डिमांड होगी वहां पे आप सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अभी मैंने इनवर्स में आपको क्या बोला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में इनकी डोमेन और रेंज तो हम पढ़ चुके हैं कि किस फंक्शन की क्या डोमेन और क्या रेंज होती है, हमने फंक्शन में पढ़ा है। पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, अगर सेम डोमेन वाले इनवर्स को हम ले लें तो उनका सम हमेशा π/2 होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज π/2, सेम डोमेन। दूसरा, अगर हम एक्स को मतलब किसी भी इनवर्स के अंदर माइनस एक्स आ जाता है, तो ये 3 ऑड फंक्शन होते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स। ऐसे ये तीनों जो ये 3 वो फंक्शन है जिनकी रेंज पॉजिटिव होती है, याद आया? सेक इनवर्स एक्स की अगर रेंज देखोगे तो 0 से पाई होती है, बट नॉट π/2। कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई होता है, ये भी 0 से पाई होता है, 0 और पाई एक्सक्लूड करते हुए। ये तीनों पॉजिटिव वाले फंक्शन है, तो जैसे इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो इसमें आ जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसमें आ जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें आ जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसके बाद अगर हमें एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम यूज करते हैं सेम रिलेशन, बट वो सारे रिलेशन हम तब यूज करते हैं जब जिस इनवर्स को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वो किसी पॉजिटिव ऑपरेटर पे ऑपरेट हो रहा हो। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो हम किसी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल। तुरंत हम इसको क्या मानेंगे, थीटा, तो साइन थीटा हमारे लिए x हो जाएगा। जैसे ही साइन थीटा x होगा तो ये x और ये 1, तो ये आ जाएगा रूट अंडर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इससे किसी भी एंगल का रिलेशन
निकालते चले जाएंगे। अब इसमें कोई भी इन्वर्स आपको दिया हो तो उसके हिसाब से आप बाकी सारे इन्वर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कहीं भी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर x निगेटिव दिया होगा तो पहले माइनस आप हटा लेंगे ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए और फिर कन्वर्जन लगा देंगे, तो वो बात एकदम सेम है अपनी जगह। इसके बाद इसमें जो चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है वो ये है, जैसे कि अगर साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, ये सब एक्स होते हैं, सही है। टेन इनवर्स एक्स, इसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स, इसके बाद सेक इनवर्स एक्स, इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स। ये सारे एक्स होते हैं। ये एक्स हो गया -1 से 1, इसके लिए भी एक्स -1 से 1 ही होता है। इसके लिए एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसके लिए एक्स माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होता है। इसके लिए भी एक्स सेम माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसके लिए एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये अगली प्रॉपर्टी हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप साइन ऑपरेटर बाहर है और अंदर उसी का इन्वर्स है तो आउटपुट आपको हमेशा एक्स मिलेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। वही 1 1 और ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट लगा दो तो उसके हिसाब से एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हमेशा एक्स हो जाता है। बट अगर हम इसके रिवर्स की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर हम बात करें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की, ये हमेशा एक्स नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। अगर आपका जो एक्स है वो लाई कर रहा है 2n पाई -π/2 से 2n पाई प्लस π/2 के बीच में, सही है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो x -2n पाई आएगा, 2n पाई। और अगर वो लाई कर रहा है 2n पाई प्लस π/2 से 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस π/2 के बीच में, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स। सही है। मतलब अगर मैं इसको ग्राफ से आपको समझाऊं, अगर मैं इसी रिलेशन को ग्राफ से समझाऊं तो ग्राफ से समझने वाली बात सिंपल सी इतनी है कि अगर आप पाई से जा रहे हैं, मतलब 0 से जा रहे हैं, तो 1 स्लोप की लाइन, क्योंकि आप मैक्सिमम π/2 तक ही जा सकते हैं, क्योंकि साइन मैक्सिमम 1 जाएगा और साइन इनवर्स 1 मैक्सिमम π/2 जाएगा, तो इसकी जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम π/2 ही आएगी। और मिनिमम आप कहाँ तक जाएंगे? -π/2। उसको मेंटेन करने के लिए आपको ±1 स्लोप्स की लाइन लेनी पड़ेगी। सही है। पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। ऐसे इधर एक लाइन आएगी, एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका -π -2 पाई एंड सो ऑन। तो अगर आप इवन मल्टीपल के पास हैं तो x में से वो इवन मल्टीपल माइनस कर देंगे जब तक आप इवन मल्टीपल के पास रहेंगे। जैसे आप किसी ऑड मल्टीपल के पास आएंगे तो उस ऑड मल्टीपल से x माइनस कर देंगे। तो जिस भी x पे आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, आप ये देख लो कि आपका x इवन मल्टीपल के पास है या ऑड मल्टीपल के पास। अगर वो इवन पाई मल्टीपल के पास है, अगर वो किसके पास है? इवन पाई मल्टीपल के पास है, तो उसका स्लोप हमेशा +1 होगा, यानी x में से वो इवन मल्टीपल माइनस होगा। अगर वो ऑड मल्टीपल के पास है तो उसका स्लोप हमेशा -1 होगा। इसका मतलब ऑड मल्टीपल से x को क्या कर देंगे? माइनस। ये साइन इनवर्स को याद रखने का तरीका हो गया। अभी इसको यूज करेंगे हम लोग। अब यहीं पे अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर आपका x जो है, अगर आपका x जो है वो 2n पाई -2 पाई से 2n पाई के बीच में, 2n पाई माइनस पाई ले लो,
और या फिर आपका जो x है वो 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई के बीच में। अगर आपका 2n पाई से आप पहले हैं, 2n पाई से आप पहले हैं, तो आपका आंसर 2n पाई माइनस एक्स होगा। और अगर आप 2n पाई के बाद हैं, x का आंसर x माइनस 2n पाई होगा, क्योंकि इसकी रेंज जो होगी वो 0 से पाई मेंटेन होगी। तो इसकी रेंज आएगी वो हमेशा 0 से पाई मेंटेन होगी। तो 0 से पाई मेंटेन करने के लिए आपको यही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पाई पर इसकी वैल्यू कहाँ पहुँचानी पड़ेगी, पाई, और माइनस पाई पे इसकी वैल्यू कहाँ पहुँचानी पड़ेगी, माइनस पाई पर पाई। अब यही अल्टरनेट प्लस माइनस वन स्लोप की लाइन आप बनाते चले जाएंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ये ग्राफ थोड़े से दिमाग में आपको रखने पड़ेंगे। 2 पाई ये पॉइंट आएगा, 3 पाई एंड 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, और ये 0 से पाई के बीच में होगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप इवन पाई के आगे हैं, मतलब आप इस वाली लाइन पे हैं, तो 0 के पहले है ना आप, तो अब आंसर क्या होगा, 0 से आगे मतलब x में से 0 माइनस, तो ये x लाइन आ जाएगी। यहाँ पे आप क्या हैं, 2 पाई से पहले हैं, यानी कि 2 पाई से पहले हैं, यानी इवन मल्टीपल से पहले हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 पाई माइनस एक्स लिख देंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? जैसे आप यहाँ पहुँचे, यहाँ आप 4 पाई से क्या हैं, पहले हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 पाई से जस्ट पहले, तो 4 पाई माइनस एक्स। क्लियर है? यहाँ पे आप 2 पाई के बाद हैं, तो आंसर क्या होगा, अरे बोलो भाई, x माइनस 2 पाई। तो वैसे करके आप चीज़ें लिखते चले जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर मैं आपसे लाइन की इक्वेशन लिखवाना चाहूँ, ये वाली लाइन ये वाला जो फंक्शन है वो 0 के पास है, 0 मतलब इवन मल्टीपल के पास है। इवन मल्टीपल के पास आपने पढ़ा ना, x माइनस 0। अच्छा, ये पाई से पहले है तो पाई माइनस एक्स। इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, 2 पाई से पास कर रहा है तो x माइनस 2 पाई। इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, 3 पाई माइनस एक्स। ऐसे अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन माइनस पाई यानी ऑड, यानी माइनस पाई माइनस एक्स। इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। ऐसे लाइनों की इक्वेशन लिखते जाएंगे। अच्छा, जैसे इस लाइन की इक्वेशन लिखो, 0 के आगे है यानी कि x माइनस 0, ये क्या है, 2 पाई से पहले है, इसका मतलब 2 पाई माइनस एक्स। ये 2 पाई के बाद है तो 2 पाई प्लस, सॉरी, ये 2 पाई के बाद है यानी कि x माइनस 2 पाई। ये 4 पाई से पहले है तो 4 पाई माइनस एक्स। अच्छा, ऐसे ये 0 के बाद है तो 0 माइनस एक्स। ये लाइन माइनस 2 पाई के आगे है, तो यानी माइनस 2 पाई से बड़ी वैल्यू है तो x माइनस माइनस 2 पाई। ये माइनस 2 पाई से छोटी वैल्यू है तो माइनस 2 पाई माइनस एक्स एंड सो ऑन। क्या ये लाइनें लिखना समझ पा रहे हैं कैसे लिख रहा हूँ मैं, बोलो, बोलिए भाई, क्या ये लाइनें लिखना सीख पाए, नहीं सीख पाए? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो बेटा, इन लाइनों में मैंने क्या देखा, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में क्या है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में आपको ये देखना है कि जैसे साइन इनवर्स में हमें क्या देखना है, किसी भी एक्स पर जिस एक्स पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वो जो एक्स है वो किस पाई के नियरेस्ट है, इवन पाई के नियरेस्ट है या ऑड पाई के। अगर वो किसी इवन पाई के नियरेस्ट है तो एक्स में से वो इवन पाई माइनस कर दो, और अगर वो किसी ऑड पाई के नियरेस्ट है तो उस ऑड पाई से एक्स माइनस कर दो, दैट्स इट। सही है ना? क्लियर है भाई? मतलब यस सर। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप 0 के नियरेस्ट हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप पाई के नियरेस्ट हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ यस पर सर। कोई भी वैल्यू आ रही है वो पाई के नियरेस्ट है, जब तक वो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर जाती, क्योंकि जैसे वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तुरंत वो किसके नियरेस्ट आ जाएगी, 2 पाई। जैसे मिड वाले पॉइंट को क्रॉस करेगी, देखो ना यहाँ पे पाई बाई 2 वाले पॉइंट पे ही ब्रेक हो रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अब इतना तो ब्रेक ध्यान में नहीं रखेंगे, बट ये समझ लेंगे कि आप किस पाई के नियरेस्ट हैं। आप जिस पाई के नियरेस्ट होंगे आप अपना एनालिसिस उसी हिसाब से कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है,
इसमें भाई इसमें आप सिंपल एनालिसिस करो। अगर आप जीरो, मान लो आपका नंबर यहाँ है तो वो 2 पाई के पास हो गया ना भाई। अगर आप पाई से बड़े हो गए तो 2 पाई के पास आ गए, हाँ है ना। तो आप बस ये देखो कि आप किस कॉस इवन होता है, तो यानी कि कॉस में हमें ये देखना है कि हम किस इवन पाई मल्टीपल से पहले हैं या बाद में हैं। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर हैं तो हम 2 पाई से पहले हैं, 2 पाई से पहले हैं तो इसका मतलब 2 पाई में से x माइनस कर देंगे। अगर हम यहाँ पे हैं तो 2 पाई के बाद हैं, यानी x में से 2 पाई माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने के लिए हमेशा इवन मल्टीपल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारी वैल्यू इवन मल्टीपल से बड़ी है तो ऑब्वियसली बड़ी में से इवन मल्टीपल हटा देंगे, यानी x में से 2 पाई माइनस कर देंगे। अगर हमारी वैल्यू इवन मल्टीपल से छोटी है तो इवन मल्टीपल से x माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉस में हमें हमेशा कैसा रिजल्ट चाहिए होगा? पॉजिटिव। क्या है, पूरी कहानी समझ पाए कि नहीं आए? बोलिए भाई। मतलब ये लिंक करने का एक तरीका है कि आप कैसे चीजें लिंक कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, इसके बाद इसी में अगला वाला जो ग्राफ आपके सामने आएगा वो आएगा tan इनवर्स का, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan x का। अच्छा, इसके लिए क्या होगा कि जहाँ जहाँ tan x डिफाइन नहीं होता है वो पार्ट डोमेन से हट जाएंगे। तो tan x कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता है? π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होता, 3π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होता, -π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होता, -3π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होता। ये पॉइंट आप हटा देंगे। और उसके अलावा अगर हम इसकी डेफिनेशन आपसे पूछें, मतलब ये पॉइंट हटाने के अलावा tan इनवर्स tan x की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो tan इनवर्स ऑफ tan x की डेफिनेशन होती है x माइनस एन पाई, जहाँ पे x जो है वो लाई करता है कहाँ से कहाँ तक? n पाई माइनस π/2 से n पाई प्लस π/2 के बीच में। तो इसकी डेफिनेशन हमेशा n x माइनस एन पाई आती है। यानी अगर वो जीरो से पास कर रहा है तो भी पाई यहाँ और यहाँ पॉइंट डिफाइन नहीं होंगे। अगर वो पाई से पास कर रहा है तो भी सेम पैरेलल लाइन, क्योंकि इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी? -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो वो सिंपल वन स्लोप की लाइन आती जाएगी हर बार। लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं हो रहा है, सारी लाइनें पैरेलल आ रही। तो आपकी लाइन आप जिस भी पाई मल्टीपल के पास में है वो पाई मल्टीपल x से माइनस कर दीजिए। अगर आप जीरो के पास में हैं तो x में से जीरो माइनस कर दिया। अगर आप पाई के पास में है तो पाई माइनस कर दिया। अगर आप 2 पाई के पास में है तो 2 पाई। मतलब आपकी वैल्यू जिस भी पाई मल्टीपल के पास में है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड, आप अपने x से वो पाई मल्टीपल माइनस कर दीजिए। ये है पूरा खेल। ठीक है, अब जैसे जो ये मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ पाई मल्टीपल के पास पाई मल्टी, उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/3 क्या होगा, और मैं आपसे पूछूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/3 क्या होगा, बताओ। या मैं आपसे पूछूं tan इनवर्स ऑफ tan 7π/3 क्या होगा, बोलो। तो अगर आप 7π/3 एंगल को देखो तो ये लिखा हुआ है 2 पाई प्लस π/3। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो बोलो भाई। 2 पाई प्लस π/3 समझते हैं आपने क्या देखा कि आप किसके पास में हो? 2 पाई। आप किसके पास में हो भाई? 2 पाई। बोलिए भाई। तो अगर साइन इनवर्स के हिसाब से चलो आप 2 पाई के पास में हो तो आंसर क्या होगा? x माइनस 2 पाई। मेरी बात समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। कॉस इनवर्स के हिसाब से चलो तो आप 2 पाई के आगे हो, तो आंसर क्या होगा? बोलो। 7π/3 माइनस 2 पाई। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। अरे बताओगे क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। tan इनवर्स के साथ चलो तो जिस भी पार्टिकल के पास आ गया उसमें से x में से वो मल्टीपल माइनस कर देंगे।
तो 7π/3 माइनस 2π। क्या है तीनों आंसर सेम समझ में आए सबको? बताओ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं भाई? यस सर। यहाँ पे आप जिस इवन के पास में है वो इवन से x माइनस कर देना है। समझ गए कि नहीं भाई? अगर आप सॉरी इवन के आगे हैं तो x में से इवन माइनस कर दो। यहाँ पे आप क्या है, जिस इवन अगर आप इवन के पास हैं तो x में से इवन माइनस करना है, अगर आप ऑड के पास हैं तो ऑड से x माइनस करना है। और यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी इवन मल्टीपल से पास में है और किसी भी मल्टीपल के पास में है पाई के, तो x में से वो मल्टीपल माइनस कर देना। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो। चलिए यस अब जैसे मैं आपसे पूछता साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 रेडियन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 रेडियन एंड tan इनवर्स ऑफ tan 12 रेडियन, बताओ। पहले ये बताना, फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3, tan इनवर्स ऑफ tan 3। 3 वाला पहले सोचो, जल्दी सोच लोगे। अगर आप 3 की बात करोगे तो 3 जो है वो पाई के नियरेस्ट होता है कि नहीं? हाँ या ना? तो यानी कि पाई के नियरेस्ट है तो आंसर क्या हो गया? पाई-3। अच्छा 3 अगर आप देखोगे तो पाई के नियरेस्ट होता है, यानी 0 से पाई के बीच में होता है, यानी 0 के आगे आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x माइनस एन पाई यानी 0। बोलो हाँ या ना? समझ गए? यस सर। अच्छा ये 3 जो मल्टीपल है वो पाई के नियरेस्ट होता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 3 माइनस पाई। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या ये बात सबको सारी अप्रोचों से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर ये cos इनवर्स cos 3 समझा दीजिए। कॉस इनवर्स कॉस 3 में देखोगे तो 3 0 से पाई के बीच में है ना, तो किस इवन मल्टीपल के आगे है? 0 के। अगर वो इवन मल्टीपल के आगे है तो x में से वो इवन मल्टीपल माइनस हो जाता है ना। अगर आप इवन मल्टीपल के आगे हैं तो x में से इवन मल्टीपल क्या हो जाता है? माइनस। और अगर आप इवन ओके मल्टीपल के सर। पहले हैं तो इवन मल्टीपल से x माइनस कर देते हैं। समझ गए कि नहीं? बताओ। अब जरा समझ गया सर। 12 में ये चीज एनालाइज करो ना। तो जो 12 है वो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि वो 4 पाई के नियरेस्ट है। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई 4 पाई से जस्ट पहले आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। हाँ है ना? यानी 3 पाई से 4 पाई के बीच में आ रहा है, 4 पाई से जस्ट पहले आ रहा है। क्या बोलते हो? तो यानी वो इवन वाले पाई के नियरेस्ट है। अरे हाँ या ना? तो 12 माइनस 4 पाई होगा। बोलो। यस सर। अच्छा अगर आप 12 को ध्यान से देखो तो वो 3 पाई से 4 पाई से के बीच में है। नहीं समझे? बोलो भाई हाँ या ना? करेक्ट लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। 4 पाई से पहले है तो इवन मल्टीपल से पहले आ रहा है, इसका मतलब 12 माइनस। 4 इवन मल्टीपल से पहले आ रहा है बेटा। तुरंत कॉस में ये डायग्राम ध्यान रखा करो, 0 के पहले 0 माइनस एक्स और 0 के बाद एक्स माइनस 0, तो वो कभी प्लस और माइनस का कंफ्यूजन नहीं होगा। समझे कि नहीं? तुरंत ये वाला डायग्राम दिमाग में बना दिया करो कॉस के केस में। ये वाली लाइन क्या हो गई? 0 से आगे यानी x माइनस 0, ये 0 से पहले तो 0 माइनस एक्स। क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं? ऐसे ही क्या नाम है, साइन इनवर्स में इतनी लाइन ध्यान रखा करो, ये 0 के आसपास मतलब x यानी कि x माइनस 0, और ये वाली लाइन क्या थी? पाई के आसपास यानी पाई माइनस एक्स। मतलब ये दो चीज ध्यान रखो। और tan इनवर्स में तो जिससे आप पास कर रहे हो वो ध्यान रखो। फिर यही लाइन पैरेलल बनती जाती है, तो यहाँ से x माइनस 0 आता है, यहाँ से x माइनस पाई आता है एंड सो ऑन। मेरी बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अच्छा यस सर। tan इनवर्स ऑफ tan 12 देखोगे तो 12 किसके पास आ रहा है? 4 पाई के पास आ रहा है, हाँ या ना भाई? इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? 12 माइनस 4 पाई। नहीं समझे पूरी बात? बताओ भाई समझ गए कि नहीं? गुड। बताओ जरा। अच्छा साइन इनवर्स ऑफ साइन 20, कॉस इनवर्स ऑफ cos 20 and tan inverse of
tan 20, हाँ बोलो। साइन इनवर्स ऑफ साइन 20, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 20 एंड tan इनवर्स ऑफ tan 20, तो सब बता ही देंगे। बोलो। 20 जो है वो किसके बीच में लाई करता है? 6 पाई से लेके 6 पाई प्लस पाई बाई 2 के बीच में। तो इसका मतलब 6 पाई के नियरेस्ट आ गया, तो इसका मतलब 20 माइनस 6 पाई हो गया। ऐसे ही 20 हमें दिख रहा है 6 पाई से 7 पाई के बीच में, तो 6 पाई के आगे आ गया, इसका मतलब 20 माइनस 6 पाई हो गया। और ये भी किसके नियरेस्ट आया? 6 पाई के, तो यहाँ भी आंसर 20 माइनस 6 पाई हो गया। नहीं समझे पूरी कहानी? बताओ, बोलिए भाई। गुड। इसमें एक ग्राफ और बच जाता है जिसको आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ। तो इसका भी ग्राफ जब आप बनाएंगे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का, तो इसको भी आप लिखते हैं x माइनस एन पाई। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो x होता है वो लाई करता है n पाई से n पाई प्लस पाई के बीच में, क्योंकि इसकी जो रेंज आती है वो 0 से पाई आती है। अच्छा, कॉट एक्स जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं होता, पाई पे डिफाइन नहीं होता, 2 पाई पे डिफाइन नहीं होता, इसके बाद माइनस पाई माइनस 2 पाई पे डिफाइन नहीं होता। तो इसका स्लोप हमेशा 1 आता है, क्योंकि जो इसकी रेंज आती है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? पाई तक। बट पाई कभी अचीव नहीं होता ना रेंज में। तो इसमें भी 1 ही स्लोप की सारी लाइनें आती हैं, लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता, सारी लाइनें पैरेलली आ रही हैं इसमें भी। एंड सो ऑन, ये चीज़ ऐसे चल रही है। सही है। जिस भी पाई, इसमें भी सिंपल वही लॉजिक है, जिस पाई के नियरेस्ट है एक्स में से बस वही पाई माइनस करते चले जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? 0 के नियरेस्ट हो तो एक्स में से 0 माइनस कर दो, पाई के नियरेस्ट हो तो 2 पाई के नियरेस्ट हो, तो आप जिस भी पाई के नियरेस्ट आ रहे हो वो माइनस करते चले जाओ। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए कि नहीं भाई? मतलब यस सर। आप जिन दो पाई के बीच में है, तो इसमें जो सबसे छोटा वाला पाई है उससे एक्स को माइनस कर दो, बस सिंपल ये है। क्लियर है? जैसे मैं आपसे अगर ये पूछूं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3, तो 3 किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से पाई के बीच में। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 3 माइनस 0। मैं आपसे पूछूं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 12, तो 12 किसके बीच में लाई कर रहा है? 3 पाई से 4 पाई के बीच में, यानी 3 पाई के आगे है ना, तो आंसर क्या होगा? 12 माइनस 3 पाई। अगर मैं यही पूछूं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 20, तो 20 किसके बीच में लाई कर रहा है? 6 पाई से 7 पाई के बीच में, यानी 6 पाई के आगे, तो 20 माइनस 6 पाई। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो जिस भी पाई मल्टीपल के आप आगे रहेंगे वो पाई मल्टीपल सीधा वैल्यू से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो वही यस वैल्यू सर। वही। अच्छा, इसकी लाइन की इक्वेशन भी सेम उसी लॉजिक से लिखते चले जाना है। एक्स माइनस 0, एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस माइनस पाई, एक्स माइनस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, उसी के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? इसके बाद इन्वर्स में जो अगला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो है tan इनवर्स वाले फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसमें आप x और y के हिसाब से अपने रिजल्ट को ओपन करते हैं। पहला रिजल्ट जो इसमें कहते हैं कि अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, सॉरी 1 से छोटा है, मतलब x और y ऐसे हैं कि इनका प्रोडक्ट 1 से छोटा है और दोनों पॉजिटिव है, तो आप सीधा फार्मूला लगा देंगे, दैट इज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है? बट अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप सीधा फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सही है? और इसमें पाई ऐड कर देंगे। क्लियर? बट अगर यही एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है और एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, ठीक है, यही क्या है? एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है और एक्स और वाई दोनों निगेटिव है,
तभी आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसमें पाई माइनस कर देंगे। ये 3 रिजल्ट होते हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई हमें लगाना है। अगर x और y दो नंबर ऐसे हैं जो कि जिनका प्रोडक्ट 1 से छोटा है और दोनों पॉजिटिव है, तो सीधा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हुआ और दोनों पॉजिटिव हुए, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और उसमें पाई ऐड कर देंगे। अगर यही एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो 1 से बड़ा हुआ और दोनों निगेटिव हुए, तो भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बट उसमें पाई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ जाए, सही है ना, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाते हैं आप, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए बस, सही है ना। अब अगर मान लो आप कहें कि नहीं सर y निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, y निगेटिव होगा तो माइनस बाहर करके ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं समझो। अब आपको x निगेटिव होगा तो x से निगेटिव बाहर करेंगे, पूरे से माइनस कॉमन करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर x और y पॉजिटिव है और बीच में माइनस साइन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अदरवाइज इस टाइप की कोई भी सिचुएशन आएगी, या तो दोनों एक्स वाई पॉजिटिव होंगे या दोनों एक्स वाई निगेटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो उसमें भी दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा या दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा। जो भी केस इनमें से एक्स वाई जेड आएगा, उसके हिसाब से बाकी वो एनालिसिस आपको कर लेना। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो जो भी फॉर्मूला आपको जैसा दिखेगा आप वैसा लगा लेंगे। ये मैंने आपको क्यों फिर ये बताया? सारी कंडीशंस याद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, दिमाग में रखने का तरीका बताया तो मैंने। भाई सिंपल है, एक्स वाई का प्रोडक्ट देखना है। एक्स वाई का क्या देखना है, प्रोडक्ट। या तो एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक। अगर 1 से छोटा है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो एक्स और वाई का साइन देख के, अगर दोनों पॉजिटिव हैं। नहीं पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यस। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, 1 से बड़ा है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तब पाई ऐड कर देंगे सेम फॉर्मूला लगा के, क्योंकि पॉजिटिव है तो पाई ऐड हो गया। एक्स और वाई दोनों निगेटिव हैं, बोलो भाई, तो पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेम फॉर्मूला लगा के। क्लियर हो रहा है कि नहीं पूरी कहानी? बताओ, बोलिए भाई, पूरी कहानी समझ में आई सबको? जैसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे आपके सामने आया tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3, तो अब ये x और y दोनों का प्रोडक्ट अगर देखोगे तो 1 से कम है, तो सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स हाफ प्लस 1/3 1 माइनस 1/6, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, यानी आंसर कितना आ गया, 5/4। देखो जरा ध्यान से, सही लिखा है मैंने? 5/6 अपॉन 5/6 दिखा क्या? अच्छा, अब यहीं पे हो जाता tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, दिखा सबको कि नहीं बताओ? अब बताओ, अब ये दोनों पॉजिटिव और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो अब फार्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई। अब जो आएगा tan इनवर्स 5/-5, यानी tan इनवर्स -1 और प्लस पाई, तो अब आंसर आएगा पाई माइनस 5/4, दैट इज 3 पाई। ये फर्क है, समझे कि नहीं? बोलो भाई, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहीं पे अगर हम फॉर्मूला ऐसे लगा देते tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं होता, सीधा फॉर्मूला लगा देना होता, tan इनवर्स 2 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3, तो आंसर सीधा क्या आ जाता, tan इनवर्स -1/7 या माइनस tan इनवर्स 1/7। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए भाई, हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बोलो। यस सर। अब जहाँ जैसा कन्वर्जन आएगा उसके हिसाब से आप तुरंत tan इनवर्स वाला कन्वर्जन करके सिंप्लीफाई कर देंगे। दूसरा, अब ये सब फॉर्मूले आपको किताबों में लिखे मिलेंगे, बट ये सब जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये सब किताबों में अलग अलग लिखे हैं, बट जेई मेन के हिसाब से आपको इतना नहीं करना है। जब भी आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स
ये सब देखने को मिलेगा, तो सिंपल आप एक लॉजिक लगाएंगे, क्या साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, tan इनवर्स में, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, tan इनवर्स में, और tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और tan इनवर्स वाला फॉर्मूला तो आपके दिमाग में होगा ही ना, वो वैल्यू के हिसाब से आप हमेशा कन्वर्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सारे फॉर्मूले रिकॉल करने की जरूरत नहीं, फिर भी कई जगह कई सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां पर ये फॉर्मूला लग जाता है, बट ये फॉर्मूला हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला देख के आपको एक फील आई होगी कि ये tan इनवर्स ए मतलब tan a प्लस बी वाला ही फॉर्मूला टाइप है ना, a प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, हाँ है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की अगर मैं आपसे पूछूं, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा मिलेगा आपको, x 1 माइनस वाई स्क्वायर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर बीच में माइनस हो जाता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। सेम अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y करें तो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वही हो गया, साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। ऐसा रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, बट ये सारे फॉर ऑल एक्स एंड वाई नहीं होता। ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ना फॉर ऑल एक्स एंड वाई नहीं होता, बट कहीं कहीं सिचुएशंस में ऐसे एक्स और वाई दिए जाते हैं जहां पर आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, कहीं कहीं सिचुएशनली, बट हर जगह आप यूज करोगे ऐसा जरूरी नहीं है। सही है ना? मतलब ये इन जनरल यूज के लिए नहीं है, बट हाँ ऐसे रिजल्ट होते हैं, बट ये सारे एक्स और वाई वैल्यू के लिए नहीं है, बट कुछ एक्स और वाई वैल्यू के लिए रिजल्ट वैलिड है। तो ऐसा कभी कभी कैलकुलेशन इक्वेशंस में आता है, तो आप इस रास्ते से जा सकते हो, वहां से आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए भाई। अब बाकी तो जैसे अब कन्वर्जन, जैसे अब आपको ये कन्वर्जन करने को आ जाए कि साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको आपको कन्वर्ट करना हो, तो आप इसमें सिंपल काम क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करना हो तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेंगे, तो हमारा साइन थीटा एक्स हो जाएगा, और हमें चाहिए क्या, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से हम रिजल्ट लिख देंगे, तो 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू साइन 2 थीटा क्या जाएगा, और हमें साइन 2 थीटा ही चाहिए था, तो कन्वर्जन क्या आ गया, 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, बोलिए भाई। मैं यस सर। जैसे कहीं पे लिखा हो tan ऑफ tan इनवर्स x, तो तुरंत tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जैसे कहीं लिखा हो tan ऑफ 3 tan इनवर्स x, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो कि नहीं ये सब चीजें, बोलिए भाई। जैसे कहीं पे यस लिखा हो cos इनवर्स ऑफ 3 cos थीटा, 3 सॉरी cos ऑफ 3 cos इनवर्स x, तो इसके रिजल्ट को क्या लिखोगे, cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं, तो 4x क्यूब अपॉन 3x, यही वैल्यू सिंप्लीफाई कर देंगे। x आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, उसी x के हिसाब से ये रिजल्ट आप लगा देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये कन्वर्जन कैसे कर रहा हूँ मैं, यस तो बस वो तो सारे कन्वर्जन उसी हिसाब से उन्हीं वैल्यूज के हिसाब से आप लगाते जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, मेरी बात सब लोग समझेंगे?